गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल बच्चों मैंने आप लोग से साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस किया था और होपफुली आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो होंगी। अभी हम लोग पे प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किए हैं, जस्ट उसके रूल्स को मैंने समझाया है कि साइक्लिसिटी क्या होती है और कैसे हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। आज मैं 2 रूल्स आपको और बता रहा हूँ, ये काफ़ी इफेक्टिव रूल्स हैं और ये बहुत काम आएंगे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो बच्चों देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई ऐसा केस हमें आ गया जहां पर हमें 2 या 4 नंबर के सम दिए जा रहे हैं और उनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर मुझे यूनिट डिजिट निकालो 3 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 100, ठीक है। तो ऐसे केस में यूनिट डिजिट कैसे निकालें? तो उसका रूल ये कहता है कि अगर मान लो हम इसके लिए यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बस करना क्या है कि अगर आप यूनिट डिजिट सम का निकाल रहे हो तो आप इसका यूनिट डिजिट अलग से निकालो, इसका यूनिट डिजिट अलग से निकालो और फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अब अगर वो ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया, अगर वो 0 से 9 है तब तो फाइनल आंसर होगा, मतलब फाइनल यूनिट डिजिट होगा। अगर ऐसा हो गया कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर जब यूनिट डिजिट का सम निकाला वो मान लो 12 आ गया, बट तो भाई सिंपल सी बात ये है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 12 तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि अगर उस केस में सम अगर आपको 9 से ग्रेटर आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो आपको करना क्या है कि जो भी सम आया उस सम का यूनिट डिजिट ले लेना है, ठीक है। उस सम का यूनिट डिजिट लेना है, मतलब जो भी सम ऑफ यूनिट डिजिट आया उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन, जैसे 3 की पावर 100 है, 3 की पावर 100 का अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 होता है, 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाले, यानी कि ये 3 की पावर m का फॉर्म 4m का फॉर्म है। तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या मिलता था हम लोग को? 1। तो यानी कि इसके लिए यूनिट डिजिट क्या मिल गया हम लोग को? 1। 7 की पावर 100 की बात करते हैं। 7 की पावर 100 में 7 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। तो अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी हम लोग का 7 की पावर 4m का फॉर्म, और ऐसे केस में यूनिट डिजिट हम लोग को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ भी 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आया? 2। यही हम लोग का बन जाएगा फाइनल आंसर। मतलब चीजें बिल्कुल सिंपल है, आपको बस करना क्या है कि आपको जितने भी सम ऑफ नंबर्स दिए जा रहे हैं उन सभी का अलग अलग यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है और फिर उन सबको ऐड करना है। अगर ऐड करने पर अगर वो 0 से 9 के बीच में है तब तो वही आंसर है, और अगर वो 9 से ग्रेटर हो, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है, तो अगर 16 आया तो 16 यूनिट डिजिट नहीं लिखना है, 16 का यूनिट डिजिट क्या है? 6, हम उसको आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी यूनिट डिजिट निकालते हो इस केस में तो सम 0 से 9 के बीच में आ रहा है या प्रोडक्ट 0 से 9 के बीच में आ रहा है या उससे ग्रेटर है, इस बात को ध्यान रखना। तो फर्स्ट रूल यही हम लोग का है कि अगर 2 नंबर का सम है और उसका यूनिट डिजिट निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे और फिर ऐड करेंगे और फिर ये रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने लास्ट में रूल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये रूल चीज आपको ध्यान रखना है, इफ सम और प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 9 देन फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। देन फाइंड यूनिट डिजिट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग को क्या करना है? फाइनल यूनिट डिजिट जो होगा बच्चों, फाइनल यूनिट डिजिट तो क्या होगा? विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो बन जाएगा, ठीक है। सेम काम हम लोग को प्रोडक्ट के केस में भी करना है कि जैसे a की पावर n इंटू b की पावर n है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे मान लो 4 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 36 है। अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 की पावर 25 है, तो आपको याद होगा 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 4 का जो पावर है इवन और ऑड, उसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो अगर मान लो कि इवेंट पावर होता है तो यूनिट डिजिट 6 आता है और ऑड पावर होता है तो 4 आता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का पावर क्या है? ऑड है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4, ठीक है।
6 के लिए तो भाई हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि 6 और 5 में क्या है कि यूनिट डिजिट कभी नहीं चेंज होती, हम उसको किसी पावर से राइज करें वो ऑलवेज सेम होता है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 24। तो 24 तो यूनिट डिजिट हो नहीं सकता है किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे 24 का जो यूनिट डिजिट होगा हम उसे सिर्फ कंसिडर करेंगे। तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया, क्योंकि ये रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो कुछ आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रूल हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी सम ऑफ नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम लोग को बस करना क्या है कि हर एक का यूनिट डिजिट अलग अलग निकाल कर उनको सम या प्रोडक्ट कर देना है, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो 0 से 9 के बीच में आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर वही होगा। लेकिन अगर वो 9 से ग्रेटर जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो उन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट होगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 24 आया था, तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस रूल को भी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत काम की रूल है ये। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखो अभी तक प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं किया, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया है, बट कॉन्सेप्ट को समझना है तो प्रॉब्लम के थ्रू ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आप लोग पॉज करके ये दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए, आगे हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए फाइंड यूनिट डिजिट बच्चों पहले हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, फिर हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चन में आएंगे जो आप लोगों को थोड़ा सा और इजी लगेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ही वो सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले 7 की पावर 777। तो भाई जब इसके लिए हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग का यहाँ पर क्या है बेस में क्या है 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे इसका रिमाइंडर क्या आता है। तो पावर को अगर हम लोग यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 7 की पावर 1। तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या हो गया 7। ठीक है, 9 की पावर 49। तो आपको याद होगा 9 के लिए दो केसेस है इवन और ऑड का, कि 9 का पावर इवन है या ऑड है। अगर 9 का पावर इवन होगा तो हम लोग का यूनिट डिजिट 1 मिलेगा और ऑड होगा तो 9। तो यहाँ पर 9 का जो पावर है वो क्या है ऑड है, किस किस का यूनिट डिजिट क्या होगा 9 डायरेक्ट। फिर हम लोग आते हैं 3 की पावर 2001। तो 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4। तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 2001 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। अब इस क्वेश्चन में जहाँ पर बेस हम लोग का 3 या 4 या 5 डिजिट है, तो जैसे मैंने आपको तो बताया था कि फर्स्ट में ही कि जो हम लोग का किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होता है वो उसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब 235 का जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो 5 के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, यानी इसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा।
तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है कि 235 की पावर जो 512 है इसको चेंज करके लिख देना 5 की पावर 512, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। और 5 को हम लोग जानते हैं कि किसी पावर से राइज करें इसका यूनिट डिजिट 5 आता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है बच्चा। उसी तरीके से नेक्स्ट 637, तो 637 की पावर 100 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो 637 का लास्ट डिजिट क्या बच्चों 7। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट निकालने के बजाय 7 की पावर 100 का यूनिट, और 7 की पावर 100 का यूनिट डिजिट जो भी होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर 400 को 4 से डिवाइड करें तो ऑब्जेक्ट डिवाइड होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये हम लोग का 7 की पावर 4m का फॉर्म है, और उसके लिए क्या आता था यूनिट डिजिट 1, तो फाइनल आंसर 1। उसी तरीके से अगर हम 1 2 3 4 6 8 1 3 4 की बात कर रहे हैं और इसके पावर 1 3 7 9 की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 4, यानी इस पूरे का जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो हम लोग का सिर्फ लास्ट डिजिट के यूनिट लास्ट डिजिट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1379। ठीक है। और आप देख सकते हो 4 की पावर ऑड है, और 4 की पावर ऑड के लिए हम लोग का यूनिट डिजिट क्या आता था 4। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके, बेसिक चीजों को यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पर भी मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया, जस्ट बेसिक जो साइक्लिसिटी की रूल है उस पर हमने इस चीज को डिस्कस किया। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि ये चीज को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे तो आपको काम आएगा ही ये चीज। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पहले लिख ले रहा हूँ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि करके। तो पहले बच्चों हम लोग ये कुछ और बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने 2 नंबर से 3 नंबर के प्रोडक्ट और सम की बात कर रहा हूँ। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं इसमें आप लोग देखे होंगे कि मैं यहाँ 2 या 3 नंबर का प्रोडक्ट या सम दे रहा हूँ। बस रूल को ध्यान रखना है। रूल अगर आपको ध्यान में होगा तो आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर कभी भी 2 या 3 नंबर प्रोडक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 25 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 2 की पावर 25 है, तो 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4 होता है। तो अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी कि इसके लिए यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 2।
ठीक है, इंटू फिर 3 के लिए निकालते हैं 3 की पावर 26, तो 3 की पावर 26 के लिए निकालेंगे तो 3 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 4, तो 26 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 9। उसके बाद क्या करेंगे 4 के लिए निकालेंगे, तो 4 की पावर 27 है बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 का पावर इवन या ऑड पे डिपेंड करता है, तो 4 का पावर अगर ऑड होगा तो 4 आएगा और इवन है तो 6 आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को क्या नंबर मिल रहा है। तो तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हम लोग का जो भी आएगा, ठीक है, ये हम लोग का 72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 72 किसी का आंसर नहीं बन सकता, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि तीनों को प्रोडक्ट करने पर जो भी नंबर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट होगा, वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। यानी कि 72 का यूनिट डिजिट क्या है हम लोग का 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है वो हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर। इस तरीके से चीजों को हम लोग को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो इस बात को हमेशा रिमाइंड रखना है कि नंबर यूनिट डिजिट को प्रोडक्ट करने पे जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 की पावर 50, तो भाई 5 है तो 5 को किसी पावर से राइज करो उसका यूनिट डिजिट तो 5 ही रहता है, इसलिए इसका 5 ही होगा। 6 की पावर 50 सेम 6 ही होगा। 7 की पावर 50, तो 7 की पावर 50 है, देख रहे हैं 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 50 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका मतलब हम लोग का हो जाएगा 9। अब तीनों को ऐड करते हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये हम लोग को आएगा 20, ठीक है। लेकिन 20 तो हम लोग का किसी का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, तो 20 का यूनिट डिजिट क्या है, 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0। एक और चीज भी ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक हम लोग का 5 का मल्टीपल नंबर है और एक इवन नंबर है, तो 5 के मल्टीपल और इवन को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आता है 0 आता है। हम इसको बिना सॉल्व के भी आंसर बता सकते हैं कि अगर कोई भी 5 का मल्टीपल नंबर है, जैसे 5 का मल्टीपल नंबर 5, 10 कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई भी 5 के मल्टीपल नंबर्स को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगा। आप चाहो तो इसको देख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके लिए, तो अगर हम 231 की पावर 69 की बात करें तो इसका जो लास्ट डिजिट है बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा सभी के लास्ट डिजिट लिख लूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, इसका क्या है 7, इसका क्या है 0। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है वो 1 की पावर 69 प्लस 7 की पावर 68 प्लस 0 की पावर 60 पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसको भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये 0 ही रह जाएगा। 1 की पावर 69 है तो 1 की पावर 69 यानी 1 ही रहेगा। 7 की पावर 68 है भाई, तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, अगर हम 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 और ये क्या है 0। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 437 की पावर 2024, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 7 की पावर 2024 6 की पावर 2012। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर ऑफ 4 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 6 के लिए तो हमेशा 6 होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है फाइनल आंसर 7, ठीक है। उसी तरह से अब इसको हम लोग देखते हैं 26 की पावर 75 इंटू 27 की पावर 75 इंटू 28 की पावर 75। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6, 7 और 8 हमें इसे को काउंट करना है, तो 6 की पावर 75, 7 की पावर 75, 8 की पावर 75।
तो 6 की पावर 75 के लिए तो 6 ही होगा। 7 की पावर 75 है, तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। 8 की पावर 75 है। ठीक है, तो 8 की पावर 70। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी अगर आप 8 के लिए भूल जाते हो तो उसको आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो 8 की पावर 75 जो है वो इक्वली इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 की पावर 225। ठीक है, क्योंकि हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 3 इंटू 75 225 होता है। तो आप चाहो तो इसके लिए भी निकाल सकते हो। तो 2 की पावर 25 है, तो यहाँ पर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। अब 6 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया 36। तो 36 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट लेंगे। सिमिलर वे से अगर लास्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो लास्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 100, 2 की पावर 100 और इस तरह से 10 की पावर 100। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा, आपको उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है बच्चों। यहाँ पर पहले के लिए 1 आपका जो आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 की पावर 100 है, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 का जो भी होगा वही इसका आंसर होगा, तो ये 6 हो गया। 3 की पावर 100 होगा, तो 3 की पावर 100 के लिए क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 4 की पावर 100 है तो वो 6 हो जाएगा। 5 की पावर 100 के लिए तो 5 ही होगा। 6 की पावर 100 का 6 ही होगा। 7 की पावर 100 का 1 हो जाएगा। 8 की पावर 100 है तो फिर से 6 हो जाएगा। 9 की पावर 100 है तो 1 हो जाएगा, और 10 की पावर 100 है तो 0 हो जाएगा। आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ध्यान से अगर, तो ध्यान से आपको लगेगा कि यहाँ पर एक चीज बार बार रिपीट कर दी, 1 6 1 6, फिर 5 आया 6 1 6 1, है ना। यानी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिल रही है वो 1 और 6 मिल रही है, और उसके अलावा सिर्फ 5 मिलता है ना। तो अगर आप इसको और ऐड करोगे तो 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 5 33, और ये 33 का हो जाएगा आंसर। तो बच्चों देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो किस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो हम लोग को मैंने एक टेलीग्राम जो है ग्रुप में बनाया हुआ है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर उस डीपीपी को डाउनलोड कर लेना और फिर आप वहाँ पर उसको सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के हैं जो आपको प्रैक्टिस करने का फील करेंगे। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इस पर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतने आपको इस पे लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये जो था हम लोग का साइक्लिसिटी वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बाकी नेक्स्ट अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले थे 10th के रीजन में वो है पॉलीनोमियल चैप्टर, क्योंकि पॉलीनोमियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ उसकी काम आती है आगे जाकर हम लोग को, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके इसको कर लो। आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों साइक्लिसिटी कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको डिस्कस करना है वो है पॉलीनोमियल के बारे में।
तो देखो पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर को हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आए हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाए जिसमें हम लोग का कुछ वेरिएबल्स हों, ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उनका पावर होल नंबर है तो वो हम लोग का पॉलीमर कहता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। उसका शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो ये होता है, एन एक्सप्रेशन in which power of x is whole। ठीक है, हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, हो सकता है वेरिएबल हम लोग का x y z कुछ भी, डजंट मैटर। मैंने पहले कहा कि वेरिएबल चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल हो उसका पावर होल नंबर होगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि वेरिएबल हम लोग का x है, y है, z है। तो ये उनका पॉलीमर। किसी पॉलीमर को लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, वो होता है p ऑफ x इक्वल टू an x की पावर है an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 a1 x प्लस a0। तो जब मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो आपके माइंड में सबसे पहले है कि सर यहाँ पर आपने यहाँ पर जो an माइनस 1 ये सब लिखा, ये क्या है एक्चुअली। तो बच्चों एक चीज बता दूं, ये सभी के सभी कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तरीके से ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट ही होते हैं। बस अंतर ये होता है कि इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मान लो तुम कोई एक पॉलीमर लिखते हो जिसमें 100 टर्म्स है, तो अगर वो 100 टर्म्स है उनके कोफिशिएंट को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम ABCD से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे 26 सी होते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम 100, 1000 या 2000 कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर सके। तो जस्ट ये समझ आना कि जस्ट एक नोटेशन होता है कांस्टेंट का, जैसे ABCD होता है उसी तरह से an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कोफिशिएंट को, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेयर an माइनस 1 an माइनस 2 a1 एंड a0 ये क्या है, आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर बच्चों n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो n एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री। ये हम लोग जानते हैं कि किसी पॉलीनॉमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल, ठीक है। दूसरा ये है कि हम an, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर an, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, तो किसी पॉलीनॉमियल में लीडिंग कोफिशिएंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक्चुअल में डिग्री को डिसाइड करती है। तो एक बात और भी ध्यान रखना है कि an यानी लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो पॉलीनॉमियल की डिग्री ही चेंज कर जाएगी और इस वजह से हम उसकी डिग्री को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी an को 0 नहीं ले सकते। बाकी आप इन सबको किसी को 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे an माइनस 1 an माइनस 2 an a0 ये सभी के सभी क्या होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कोई भी रियल, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन an को 0 नहीं होना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इरेशनल रैशनल कुछ भी लो, डजंट मैटर, लेकिन 0 नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीनॉमियल का डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जो px हम लिखते हैं, तो जैसे कि कभी कभी पॉलीनॉमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, पॉलीनॉमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स की भी बात करते हैं कभी कभी। तो बच्चों यहाँ पर पॉलीनॉमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स अगर हम लिखते हैं या 3 वेरिएबल्स को लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको कहते हैं p ऑफ x, वेरिएबल x, यानी कि एक ऐसा पॉलीनॉमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम लोग एक ऐसे पॉलीनॉमियल की बात करें जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा p ऑफ x, y। तो p ऑफ x, y का मतलब है
पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल अगर आप रखते हो एक्स वाई जेड, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी टर्म लिखी, जो भी सिंबल यूज किया, वो सभी के सभी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके जीरोस एंड रूट्स के बारे में। तो नेक्स्ट है हम लोग का जीरोस या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब जीरोस या रूट्स की बात करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक सिंपल सा बात ये समझो कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो px इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू जब पुट करूंगा, कुछ भी पुट करूंगा, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे x की जगह 1, तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है 6, x की जगह 2, p ऑफ 2 क्या आ रहा है भाई 8, x इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 क्या आ रहा है यहाँ पर 4, x की जगह -2 रखो, तो p ऑफ -2 क्या है 0। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई मुझे px की वैल्यू मिल रही है। जैसे 6 मिल रही है, 8 मिल रही है, 4 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम लोग को मतलब बस ये है कि अगर हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर ले, हम क्या कर रहे हैं x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर ले जिसके लिए px क्या हो जाए 0। तो ये 4 वैल्यू जो मैंने पुट किया है उसमें से आपको लगेगा कि सिर्फ यही वो x की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर ही सिर्फ हम लोग को क्या मिल रहा है px 0 मिल रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जीरोस या रूट्स का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम उसको कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके जीरोस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, values of x for which px becomes 0, तो हम उस x की वैल्यू क्या कहेंगे जीरोस कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि किसी पॉलिनोमियल कितने जीरोस हो सकते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखना नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मान लो मैं px ले रहा हूं दिस वन, और आपको ये डिसाइड करना है कि कितने जीरोस हैं, आप कुछ नहीं करना, इसका डिग्री डिसाइड करो। डिग्री कितना है 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। मतलब सिर्फ डिग्री ही ये डिसाइड कर देती है कि उसमें कितने जीरोस पॉसिबल हैं। हमें सॉल्व करने का तरीका लगे कि क्या होगी वो तो अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 ही हो सकता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जीरोस और रूट्स में क्या कंफ्यूजन है। जब भी हम जीरोस की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉलिनोमियल के लिए होता है, डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल। लेकिन रूट्स जो होते हैं बच्चों वो हमेशा इक्वेशंस की होती है, यानी डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस बात को हमेशा, तो यही है हम लोग का जीरोस और पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जीरोस क्या होता है, कितने जीरोस होते हैं, और जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
इसमें मुझे आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम बताना है, फैक्टर थ्योरम बताना है, फिर उसके बाद हम लोग का पॉलीमॉर्फ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2-3 क्लास और रहेगी जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को यानी बेसिक टाइप की चीज़ों को रिविजन करेंगे और उसके बाद 11th में आने वाले, ठीक है। तो होपफुली ये सारी वीडियोस को आप अच्छे से देखो, समझो और जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो घर पे, जितना हो सके जितना प्रैक्टिस करो उतना कमांड आएगा, और 10th की चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।